जाओ जाओ बस इसको बेटा, ठीक है। ये मैं आपको समझा दिया हूँ। अब चलते हैं, लिखो रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की क्या बोलते हैं मुझे भी पता नहीं, दर स्थिरांक ही बोलते हैं, पर आपको क्या मतलब है। तो जो भी नेट की प्रिपरेशन करते हैं बहुत इजी से क्वेश्चन आता है बेटा, आराम से कर लोगे, आराम से बता। इससे भी क्वेश्चन पूछा है, बताऊँ कहाँ पर से क्वेश्चन, बहुत इजी, इतना कैलकुलेट केवल 2 ही जगह पर था। एक क्वेश्चन था कहाँ, सरफेस केमिस्ट्री कैलकुलेशन बेस्ड, और एक और पता नहीं कहाँ पर था। चलो देखते हैं कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको ख़त्म कर देते हैं आज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या बोलते हैं बेटा, कि ऐसा कोई भी रिएक्शंस जिसका रेट केवल रिएक्टेंट की एक के नहीं, ऐसे बोल सकते हैं कि वह रिएक्शंस जिसमें रेट रिएक्टेंट के एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से बोलते हैं। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर रिएक्टेंट बना रहा हूँ A + B और ये बना रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँ, इसका रेट केवल या तो A पर डिपेंड करे या तो B पर डिपेंड करे। तो ऐसे ऑर्डर रिएक्शंस पे बोलूँगा कि इसका जो रेट है वो केवल एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस भी बोलते हैं। दूसरा ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसमें रिएक्टेंट कितनों भी हो, A + B + C + D जितनों भी हो, हमको बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन अगर देखो यहाँ बस कितने रिएक्टेंट दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, लेकिन रेट केवल एक पर डिपेंड करेगा, या तो A पर या तो B पर या फिर C पर या फिर D पर। अब अगर ऐसा कभी होता है तो इस ऑर्डर रिएक्शंस को हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो डिफाइन कैसे करेंगे, आ जाओ। ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वह रिएक्शन जिसमें रिएक्शन की रेट एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। कॉपी करो, लिखो ज़रा, तो लिखना। अच्छा, एक लड़की अभी भी ज्वाइन करी है बेटा, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा तुमको। ये ऑनलाइन क्लासेस में है, लेट में ज्वाइन करती, 10:30 बजे ज्वाइन करना। अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा था बट तुम लेट हो गई, मैंने फिर क्या कर दिया, शिवांगिनी कोई है क्या, शिवांगिनी तिवारी करके है, होगा कोई, हो सकता है, उसके घर वाले को हो सकते हैं। लिखो बेटा, वह रिएक्शंस जिसमें रिएक्शन की रेट एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहलाता है। आ जाओ, चलो बेटा, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखो क्या, इसको तो आप समझ गए होगे, कॉपी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, देखिए, एक रिएक्शन से लिखते हैं कुछ इस तरह से। ये रिएक्शन है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सेम वही कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा कि T = 0 टाइम पर इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन R0 था, उस समय प्रोडक्ट बना नहीं रहा था R0, इसका प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 मान सकता हूँ। अब T = T टाइम पर इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया होगा, कितना कम हो गया होगा तो मैं बोल देता हूँ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया है, R हो गया है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन उतना बढ़ा भी होगा, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं। हमने ये पहले भी कर चुका है, दिक्कत नहीं आने वाली है। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसका सबसे पहले रेट निकालते हैं। तो हमने बताओ रेट क्या बोल के रखा है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी कम होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेट, ठीक है। चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो अगर आपकी इच्छा लगे तो, नहीं तो जरूरत नहीं है। अब बताओ बेटा, मैं ऐसे ही बोल सकता हूं क्या कि लॉ ऑफ मार्क्ससन के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शंस की रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, यही बोला हूं ना मैं। बताओ इसमें रिएक्टेंट क्या दिखाई दे रहा है,
अच्छा, तो क्या लिख सकता हूँ कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से तो चाहो तो यहाँ पर 1 लगा सकते हो, अब अगर नहीं भी लगाओगे तो भी तो 1 पहले से है, तो दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं क्या करूँगा, प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो ये कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ये हमारा फंडा है। तो R इज इक्वल टू यहाँ पर K लगाएंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा R। बात को मानते हो? इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लो। अब देखो ये भी R के इक्वल दिखाई दे रहा है, ये भी R के इक्वल दिखाई दे रहा है, दोनों को बराबर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, तो करिए। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो क्या बन जाएगा माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R बाय dt, और यहाँ पर क्या लिख लूँगा बेटा K, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन R। एक बार चेक करो सही लिखा हो क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फंसाना नहीं, ठीक है। अच्छा बेटा, ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको कुछ करने के लिए मैं dt को यहाँ ट्रांसफ़र कर देता हूँ और R को नीचे ला सकता हूँ ना आराम से, तो करो। तो माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R और यहाँ पास हो जाएगा R, यहाँ पास क्या लिखेंगे बेटा K dt। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अच्छा अब क्या करूँगा, अच्छा इक्वेशन नंबर थर्ड होगा ना, थर्ड मान लो। इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है, मतलब कि समाकलन करना है। तो लिख देते हैं यहाँ पास इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने पर, इतना इंग्लिश चल जाएगा ना बेटा, इंटीग्रेट करने पर, हम तो हिंदी सीखना ही नहीं चाहते हैं। ओह, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लगाएंगे अच्छा माइनस को अंदर रहने दो, पहले माइनस से बाहर ले आता हूँ, ठीक है, साइन को अंदर करके भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगा। तो अरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, यहाँ पर बन जाएगा, ओहो ये R है बेटा, ऐसे ना R है ना नीचे में, और यहाँ पर K कांस्टेंट है, कल बताया था बाहर आ जाता है, यहाँ पर क्या बन जाएगा dt, ठीक है। क्योंकि दोनों ओर इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए क्या करेंगे, एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा, मैं बताया था कल, मतलब कि परसों दिन आई होगा ना, कोई दिक्कत? अच्छा नो दिक्कत। अच्छा अब क्या करने वाले, पिछल दिखाई दे रहा है बेटा, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ, नहीं दिखाई देगा पीछे साइड से क्योंकि नीचे लिख रहा हूँ, स्पेस कम है ना। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, पर आपको इंटीग्रेशन कल पता था। एक फार्मूला और आपको याद करना पड़ेगा, फार्मूला नंबर 2, इसे आप कहीं पर कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ाते हैं। देखो फार्मूला नंबर 2 ये बोलता है बेटा कि जब हम लोग 1/x को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बताया था कि अगर आप 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू किस में चेंजेस आएगी, x की, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर dx, तो इसकी वैल्यू आता है बेटा नेचुरल लॉग x, ठीक है। क्या चीज़ होता है, कभी कभी इस नेचुरल लॉग x को हम लोग क्या लिखते हैं, log ex भी लिखते हैं, ठीक है। क्या बोल रही है, जाओ जाओ जाओ, देखो इधर। अब बेटा अब क्या करता हूँ, देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसे चेंज करता हूँ, बाई चांस 1/r यहाँ पर चेंज कर दूँ, तो R का किसके साथ नहीं, R का क्या कर रहे हो आप, इंटीग्रेट। अगर आप 1/r का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो किसकी वैल्यू में चेंजेस आएगी, R की वैल्यू में ना, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, dr। बताओ जब x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो तो कितना आंसर आता है, नेचुरल लॉग x, तो यहाँ पर कितना आएगा, नेचुरल लॉग। बात को मानते हो? एक बार ज़रा कॉपी करो फिर आपको मैं सिखाता हूँ आगे। चाहे तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रूफ क्यों करेंगे, हमको जुगाड़ चाहिए। यही 2 ही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, बाकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बाकी हम सब सीख जाएंगे अपने आप। एक साथ कॉपी भी कर ली, कैटरीना, तो मैं कैट बोल देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रही, ये वाली, ये तो बहुत सिंपल से बेटा, रेट का डेफिनेशन है कि रेट बराबर से लिखते हैं ना, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको रेट बोला जाता है, ये मैंने लिखवा दिया है। तो यहाँ पर दिख भी रहा हो कि -dr/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में R की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। हम थोड़ा अलग स्टाइल से करवाते हैं। अरे स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं, अच्छा मैं तो इतना वाइट दिख रहा हूँ ना, बाप रे।
हो जाएगा तो बता देना। देखता हूँ ऑनलाइन क्लासेस के अंदर में कितने बच्चे हैं। सही टाइम में ज्वाइन किया करो, तब मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा, अदरवाइज़ रिकॉर्डर चलेगा फिर। हाँ बेटा, क्या बोल रही? अल्टरनेट आओगे तो ऑनलाइन पढ़ाएंगे ना, मैं तो बोला हूँ ऑनलाइन, उसके रिकॉर्डर भी मिलेगा, ऐसा दिक्कत नहीं है। पर उसी को बार बार पढ़ाने में ना मेरे को बोरिंग लगता है। एक बार मैं कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, इस पर जितना आप क्वेश्चन पूछना चाहो पूछ सकते, फिर उसी को दोबारा पढ़ाऊँगा ना तो थोड़ा सा नर्वस लगता है। इसीलिए अपने स्कूल के बच्चों को मैं जनरली कोचिंग नहीं पढ़ाता हूँ। क्यों? मैं बता रहा हूँ, सही बात है ये। सही बात ये है कि अगर मैं पढ़ाऊँगा तो जो बच्चे बैठे रहेंगे उनको हम तो पहले से पढ़ चुके हैं, इसीलिए कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है, इसलिए मैं जनरली नहीं पढ़ाता। पर पढ़ना चाहते तो अलग बात है। ठीक है बेटा? हाँ, इसको रफ करूँ? हाँ बोलो। अरे बेटा कौन ब्रांच के हो? मैथ्स वाले पूछोगे तो पूरा इंसल्ट करवा दी। सिंपल, रुक जाओ, सिंपल से मेथड है बेटा। ऐसा बोला जाता है, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आप कांस्टेंट लगा सकते हो आप। हाँ, दूसरा भी लगा सकते हो आप, ए लगा लो ना, यहाँ पर लिख लो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट है, मैंने पहले लिखवा दिया था इसलिए लिखवाया नहीं हूँ। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अगर हम तुम बोलोगे इसको क्यों लिखे तो इसके पीछे एक रीजन, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लगाया जा सकता है कहीं पर भी, क्योंकि अगर आप कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो उसकी वैल्यू तो वैसे ही खत्म हो जाएगा कुछ भी करके। तो इसका एक मेथड और भी बोला जाता है, जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ भी ले बाई चांसेस, ये एमएससी के अंदर में हो सकता है, बता दिया जाए, प्रूफ भी कर दिया जाता है कि जब भी हम लोग इक्वल के दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं ना तो हम एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। बस यहाँ पर देखो, इधर भी कर रहे हैं अपन, इधर भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो इंटीग्रेशन करते हैं जनरली नॉर्मल वाला, उसमें एक साइड करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कर रखा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर आई लगाया है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। बेटा इसको रफ करूँ? अब मैं इसको रफ करता हूँ यहाँ पर, और थोड़ी सी काम की बात पर आते हैं। अलग अलग होता है, बहुत अलग अलग होता है, उनके बीच का दूर दूर का रिश्ता नहीं है। चलो बेटा ये बताओ, ये बराबर तो हम क्या लिख देंगे सीधा, नेचुरल लॉग आर लिख देंगे ना। और ये फॉर्मूला तो मैं कल ही बता के रखा था, ये दूसरे कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, टी। चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ करके दिखाऊं इसको। अगर आपको लग रहा होगा कि टी कैसे आएगा, आराम से आएगा बेटा, आराम से, एक बार कर देखते हैं। आप प्रूफ कर लो, देखो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि मेरी हिम्मत कैसे हो जाएगा। कितना बराबर टी, पहले से लिख लेते हैं। तो लिखो यहाँ पर, अगर करूँ क्या बचेगा बेटा, नेचुरल लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बचेगा क्या, इसकी फॉर्मूला लिखवाया था वहाँ पर, वही आएगा ना, इज इक्वल टू के। मैं बताया था इंटीग्रेशन हो एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे को काट डालते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, टी यहाँ पर प्लस आई। इक्वेशन नंबर कौन सा, 4 हो गया। एक बार मैं प्रूफ करवा देता हूँ कि ये डी टी इक्वल टू मैंने ऐसा क्यों लिख दिया है। ठीक है, हालांकि आपको समझ में कम आएगा पर फिर भी बोल सकते हैं। देखिए ज़रा क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर एक सिंपल सा मेथड है कि ये डी टी लिखा हुआ है, इसके सामने में कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा ना, 1। अच्छा, तो 1 को इंटीग्रेशन तो आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप 1 को बाहर निकालोगे तो फिर भी 1 रह जाएगा। तो क्या करें, तो जुगाड़ है। देखो मैं क्या बोल दूँ, इंटीग्रेशन t की पावर अगर 0 लिख दूँ और यहाँ पर मैं dt लिख दूँ। ठीक है, बताओ t की पावर इक्वल टू कितना होता होगा, 0 ही होता ना। किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के पावर में अगर 0 हो जाए तो वैल्यू कितना आती है, 1। अब इसको कर लो तो फॉर्मूला यूज़ करो। फॉर्मूला क्या था बेटा कि t यहाँ पर 0 + 1 और यहाँ पर कितना 0 + 1, यही फॉर्मूला था ना। इधर लिख लो क्या हो जाएगा, t 0 + 1, यहाँ पर 0 + 1, इसकी पावर कितना हो जाएगा t, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यही आंसर आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, समझ गए? चाहो तो प्रूफ कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत भी नहीं है। बस सिंपल से फंडा है, सिंपल से मेथड है। सॉल्व करते हैं बेटा, क्या करो, कंडीशन लगाओ यहाँ पर, t = 0 टाइम पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, R0, यही था ना। इसी इक्वेशन में अप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग R के जगह पर क्या लिखूंगा बेटा, R0 मैंने बोल रखा है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा यदि t = 0 टाइम पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, पूरा वर्ड में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक्सप्लेन करना है इस वजह से। तो लिखते हैं यदि t = 0 टाइम पर, t = 0 पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन R0 हो तो, R0
यहाँ पर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, देखो ये बन जाएगा बेटा नेचुरल लॉग, ये हो जाएगा R0, यही होगा ना। R की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पर आप चाहो तो लिख लो कि R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R0, ठीक है, इज इक्वल टू बताओ K, T इक्वल टू कितना आपने रखा है 0, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा प्लस I। कोई प्रॉब्लम, सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग यहाँ पर R0 और यहाँ पर बन जाएगा I। बात को मानते हो? चलो यहाँ तक कॉपी करो जरा। बेटा सब मैथ्स में बहुत सारा प्रूफ करना पड़ता है, पर मैं जनरली प्रूफ नहीं कर रहा था, अपने पास जुगाड़ होता है, हम जुगाड़ से चलते हैं, टेक्नोलॉजी, जुगाड़ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। हाँ भाई ऑनलाइन वाले जो भी हो 10:30 बजे करना, आज मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊँगा, रिकॉर्डेड में देख लेना। मेरी आवाज़ जा रही है पर उनको वीडियोस नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैसेज भी नहीं कर रहे हैं कि वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। हो गया? ठीक है बेटा, बस मुझे ये रफ करना पड़ेगा, स्पेस की ज़रूरत पड़ेगा, पूरा ख़त्म कर देंगे फिर, ठीक है। मैं इसको ना थोड़ा यहाँ तक रफ कर रहा हूँ, पूरा रफ करता हूँ पहले, और देखिए कैसे। बोर्ड तो इतना बड़ा है बेटा, लेकिन भर क्यों जाता है समझ नहीं आता है, मतलब मैं गंदा लिखता हूँ। अब बेटा I की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में रखो, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखूँगा कि I के मान को, वैल्यू लिखूँगा, के वैल्यू को इक्वेशन नंबर कौन सा बेटा 4th में पुट करने पर, पुट करने पर क्या बन जाएगा बेटा, करो तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग, ये हो जाएगा R इज इक्वल टू, बताओ यहाँ पर से KT, I की जगह पे क्या रखूँगा मैं, माइनस नेचुरल लॉग R0, तो रखो तो क्या बन जाएगा बेटा, ऐसे बनेगा क्या, माइनस नेचुरल लॉग R0। बताओ किसको समझ में नहीं आया, प्लस से माइनस कैसे हो गया? अगर नहीं आया तो तरीका देखो क्या करेंगे, यहाँ पर तो पहले से प्लस था, अब मैं क्या लगा दूंगा ब्रैकेट में नेचुरल लॉग यहाँ पर R0 लगा सकता हूँ, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो नेचुरल लॉग यहाँ पर बन जाएगा R इज इक्वल टू KT और ये हो जाएगा नेचुरल लॉग R0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेचुरल लॉग R0 को इस पार लेके आओ तो प्लस में आ जाएगा क्या, हाँ दीदी कुसुम जाओ बेटा, हाँ जाओ जाओ, तो क्या करेंगे बताओ, इसको इस पार लेके आऊँ, क्या आ जाएगा प्लस में आएगा कि नहीं, यस तो बोलो, नेचुरल लॉग ये हो जाएगा R0 माइनस नेचुरल लॉग यहाँ पर R इज इक्वल टू क्या बनेगा KT, ठीक है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट, मतलब कि K, तो T को इस पार लेके आ जाऊं, अच्छा तो क्या बन जाएगा बेटा नेचुरल लॉग यहाँ पर R0 माइनस नेचुरल लॉग R बाई यहाँ पर T और यहाँ पर हो जाएगा K, ठीक है। हालांकि आंसर यही है, लेकिन आप अपने बुक्स में देखोगे तो कुछ दूसरा दिया होगा, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला पता है कि log A माइनस बी इक्वल टू होता है log A बटे B, ठीक है। बताओ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक फॉर्मूला है बेटा कि नेचुरल लॉग A माइनस नेचुरल लॉग B इज इक्वल टू होता है नेचुरल लॉग A बाई B। बताओ यही फॉर्मूला यहाँ पर मैच कर रहा है क्या, कर रहे हैं ना, तो पहले इसका फार्मूला बनाओ। ये हमारा फार्मूला बनाना नहीं है, फार्मूला है, इस फार्मूला को हमको रिमाइंड करना पड़ेगा और रिमाइंड करने के बाद यहाँ अप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, देखो log A दिख रहा है और ये log B दिख रहा है, अपॉन कर सकता हूँ ना, तो करो ज़रा, तो क्या बन जाएगा बेटा नेचुरल लॉग यहाँ पर R0 यहाँ पर क्या हो जाएगा R और नीचे क्या है T इज इक्वल टू K। यही एक्चुअली में आंसर है, लेकिन इसको और हम आगे कन्वर्ट करेंगे, पहले एक बार कॉपी कर लो ज़रा। क्योंकि मुझे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ध्यान से करना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। हाँ हाँ पूरा 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 A to Z करना है। सारे बच्चे खड़े होकर देख रहे हैं, पीछे दिखाई नहीं दे रहा है नीचे बेटा, हालांकि ये ठीक ठाक है लेकिन पता नहीं कैसे। ये रिकॉर्डेड है, आपको मिल जाएगा, लेकिन ना कुछ कुछ वीडियोस में कट जा रहा है। मैं तो बहुत वाइट दिख रहा हूँ, मैं दिल से भी ज़्यादा वाइट दिख रहा हूँ
दिलसा से कंपैरिजन। बिल्कुल विदेशी दिखूंगा। ठीक है बेटा, मैं इधर लिख रहा हूँ ना, देखिए क्या करना है इसको, थोड़ा सा मैं इसको उल्टा के लिखता हूँ मेरा अपना सुविधा के लिए। कैसे? देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ का k इज इक्वल टू यहाँ पर नेचुरल लॉग, इसको 1/t लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 1/t लिख दूँ ना बेटा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R 0 यहाँ पर R, यही है क्या? अब हमको ये पता है बेटा कि इस नेचुरल लॉग को जब हम लोग लॉग में कन्वर्ट करते हैं, लॉग 10 बेस पर कन्वर्ट करते हैं, तो वैल्यू कितना आती है 2.303 और यहाँ पर बन जाता है लॉग। यही आता है क्या? बताओ, इसके जगह पर ये वैल्यू रख सकता हूँ मैं? रख सकता हूँ ना, तो रखो। तो क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303/t और ये हो जाएगा log R 0/R। बात को मानते हो? यही आपके बुक्स में दिया है बेटा, इसे आप कैलकुलेट कर लो, आंसर आ चुका है। ठीक है, लेकिन नीट वाले बच्चे ध्यान देना, अगर जो कंपटीशन भी यूज़ कर रहे होंगे, हालांकि क्लास 12 के बाद आप या नीट में नहीं जाओगे तो नर्सिंग में जाओगे ज़रूर, वहाँ पर आप ये फार्मूला से आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो मैं एक दूसरा फार्मूला बताऊंगा, वही आप यूज़ करना। आपकी बुक्स में ये कैलकुलेट कर रखा है। मेरे को सारा एक्सपीरियंस है बेटा, कहाँ कहाँ से मैं, क्योंकि फेल बहुत बार हुआ हूँ ना, तो जितने बार मैं फेल होता हूँ उतना एक्सपीरियंस बढ़ता है। पास तो 2-3 बार ही हुआ हूँ मैं, 3 ही एग्ज़ाम बस निकाल, लेकिन फेल तो बहुत एग्ज़ाम में हुआ अभी तक। इसीलिए आपको फेल होने का एक्सपीरियंस है और पास होने का एक्सपीरियंस भी है। अब आप देख लो आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो? पास। ठीक है बेटा, रफ करें? अच्छा, ये बात हो गई काम की बात। अब हम चलते हैं इसका हाफ लाइफ पीरियड निकालने। ठीक है, अच्छा आपको क्या करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से एक फंडा लगाना है। अगर आपके नीट में ऐसा क्वेश्चंस कभी आ जाए, नीट में कभी क्वेश्चन आ जाए, नीट या फिर आपको जो भी कंपटीशन है बोर्ड एग्जाम को छोड़ करके, हालांकि दूसरे बुक्स के अंदर मैं इसको कैलकुलेट भी नहीं करवाता, लेकिन इसमें दिया हुआ। आ जाओ। कहाँ जा रही बेटा? बार बार घर जा रही। ठीक है, हो जाता है कुछ कुछ, तबीयत खराब हो जाती है किसी की। देखो बेटा क्या करना है, मेरे को ध्यान से देखना। रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है। ठीक है बेटा, पहले बताओ इसकी पहले कॉन्सेंट्रेशन में क्या मान के रखा था पहली बार में? A। ठीक है, इसकी कुछ टाइम बस कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती थी, A-X। इसको मैंने बोला था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और इसको मैंने बोला था फाइनल। बात को मानते हो? और फिर मैंने एक बार और निकाला था A-X, जिसको मैंने क्या बोला था? एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब देखो बेटा, ये एक्चुअल में आपके बुक्स में जैसे भी कैलकुलेट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पास? A। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करूँ तो आप क्या करोगे कि यहाँ पास अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ तो 2.303/t log यहाँ पास क्या लिखोगे? A। अब बताओ अगर R बोलोगे तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिए हैं? -x लिए है ना। लेकिन ये तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन मैंने क्या बताया है कि आप जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप फाइनल कॉन्सेंट्रेशन नहीं लोगे, आप एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन लोगे, बता रखा था। और इसीलिए ना इस बुक्स का जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, पता नहीं किस हिसाब से करते हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इसका फॉर्मूला हम लोग A-X करेंगे। ठीक है, अब आपको ये बात समझना चाहिए, ये -x से कैलकुलेट करोगे आपके एग्जैक्ट आंसर आएंगे। इससे भी आ जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हाई लेवल एग्जाम, हम लोग जब मैं CSIR का पेपर देता हूँ तो हम लोग भी यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला तो मैं सीखा ही नहीं आज तक, मैं तो 12वीं पढ़ाते पढ़ाते सीख गया हूँ। ठीक है, तो एक बार कॉपी कर लो बेटा, यहाँ बस लिख लेना फॉर कंपटीशन, फॉर कंपटीशन, नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है आपके बुक्स के अलावा। हाँ बेटा, पानी, अरे पी लो बेटी, मेरे बच्चों को मैं पानी पीने के लिए कैसे मना कर सकता हूँ बताओ? सही तो बोल रहा, अपने बच्चों को मना कर सकता है कोई? क्या बोल रही? अच्छा बेटा ये हो गया। अब इसी कैलकुलेट करते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो लिखो हाफ लाइफ पीरियड फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शंस। ऑनलाइन क्लास
बस थोड़ा वेट बचा हो भाई, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। हाँ बेटा, क्या बोल रही बेटा? नहीं दिख रहा? 5 मिनट बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो जीरो ऑर्डर, हाँ नहीं सॉरी, क्या बेटा? हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ना, जीरो नहीं, फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। हट जा नजरों से दूर। यही बोलना चाह रही बेटा तू? वो अभी तक कॉपी नहीं कर पाई है, तो क्या कर रही मेरी बच्ची? हाँ, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ना, जीरो ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर लिए हैं। तो देखो मैं आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल इतना बताऊंगा कि अगर आप उसके लिए डेफिनेशन लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वही लिखोगे कि ऐसा कोई टाइम जिस पर रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधी रह जाती है, उस टाइम को फलाना कहते हैं, दिक्कत नहीं है। बताओ इसकी t=0 टाइम पर हमने क्या बोल रखा है? तो t= हाफ टाइम पर क्या बोलेंगे? r0/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो यहाँ पास लिखेंगे बेटा फॉर हाफ लाइफ पीरियड, फॉर हाफ लाइफ पीरियड क्या लिखेंगे कि जहाँ पर t रखे हैं वहाँ पर t1/2 रखेंगे, और जहाँ पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन r रखे हैं वहाँ पर क्या रख देंगे बेटा? r0/2, r0/2 जो बोल दो, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर जानते हैं फ्रॉम रेट कांस्टेंट ऑफ क्या बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फ्रॉम रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बताओ क्या था? k = 2.303/t, और यहाँ पर log ऊपर में तो r0 था, नीचे में r था, यही आपने बोल रखा है, बहुत अच्छी बात है। बताओ t= क्या रखूँगा मैं? t1/2, r के जगह पे क्या रखूँगा? r02, तो रख डालो, क्या बन जाएगा यहाँ पर? k = 2.303, यही बनेगा ना। यहाँ पर लिखूँगा t1/2, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा log, यहाँ पर लिखेंगे r0, और यहाँ पर लिखेंगे r0/2, r0 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा ना। अच्छा तो करो, यहाँ पर k = हो जाएगा 2.303 t1/2, यही होगा, और ये हो जाएगा log 2 की वैल्यू 0.3010, यही होता है ना, रख डालो। लेकिन मैं क्या करूँगा, पहले इसको आदत सुधारूंगा, मतलब t को यहाँ लेके आऊँगा, k को नीचे लेके जाऊँगा, ठीक है, क्यों? काम की बात है। तो ये हो जाएगा 1/2 = कितना बेटा? 2.303, यहाँ पर k, और log 2 की वैल्यू कितना होता है? 0.3010। इन दोनों को आप अगर कभी कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना है बता देता हूँ। तो t हाफ = आ जाएगा 0.693/k, यही है बेटा हाफ लाइफ ऑर्डर, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। इसे कैलकुलेट करो, और फिर क्लास पीरियड लग गई है वैसे भी, तो चलते हैं। फ्रॉम रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, मतलब कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक से। बस बेटा ये ज़्यादा नहीं है, ये हो गया। उसके बाद गैस फेज मुझे पढ़ाना इसी का, और उसके बाद 2 दिन और चलेगी, सप्ते में भी ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है ये। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑनलाइन चल रहा था, जब दोबारा लॉकडाउन लगेगा ना तो फिर हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। हाँ होना चाहिए। असाइनमेंट क्वेश्चन करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराने हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा दूंगा मैं, बाकी के तो कर सकते हो, ठीक है बेटा। इसको मैं ऑफ करता हूँ।